बनाए जा रहे हैं। सरकार बराबर उसको जो है दूसरे मुद्दे को उलझाए जा रही है, हेट कैंपेन चलाई जा रही है, मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, तो असल इशूज़ तक उनकी रसाई नहीं हो रही है। जिस दिन लोगों को ये नज़र आएगा कि हमारे खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, अब देखिए आप पिछले 2 साल के अंदर आप देखिए कि जो चावल है, दाल है, तेल है, खाने का तेल है, उनकी कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो आखिर आदमी का बजट जब तक के उसका जेब लड़खड़ा जाए उस वक्त तक वो मैदान में नहीं आता है। तो हमारा ख्याल ये कि अब वो वक्त आ गया है कि पब्लिक मैदान में आएगी और सरकार को समझ आ जाएगी कि अब हम बहुत दिन तक के इन मुद्दों पे पब्लिक को उलझा नहीं सकते। लेकिन सर अभी भी एक बड़ा तबका है जो ये मानता है कि बीजेपी के आने से उनको लगता है कि जो उनकी पुरानी विरासत थी वो वापस हो रही है, चाहे महंगाई बढ़ जाए या बेरोजगारी बढ़े, उससे हमें कोई मतलब नहीं। उस तबके को कैसे साथ देना है? देखिए वो तबका कितना है, आप ये देखिएगा कि अभी एक रीसेंट सर्वे आया है, वो बताता है कि 2014 में जो इलेक्शन हुआ था, जो वोट पड़ा था उसका 31% वोट इनको मिला था, यानी 69% वोट उनके खिलाफ था, लेकिन वो बटा हुआ था आपस में। उसके बाद जब दोबारा 2019 का इलेक्शन हुआ, वो 2019 के इलेक्शन में इन्होंने पुलवामा को इशू बनाया और उस पर लोगों को मिसमराइज कर दिया। उस वक्त भी इनको 37% वोट मिला, यानी मेजॉरिटी वोट इनके पास नहीं है, लेकिन वो बटा हुआ है। अगर वो एक जगह आ जाएगा तो ये पावर से हट जाएगा। सर एक मिनट, Yes. Now the question is, GDP is 7% by the IMF. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कल सीतारामन जी बोल रहे हैं 7% दी हुई। हालत इतना खराब है, लेकिन इन लोगों ने स्टेटमेंट दिया जा रहा है, एक के बाद एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है। तो आज ये इन्फ्लेशन के रेट भी मतलब पीछे जो 6 महीना है उससे भी मतलब नीचे, ठीक है। क्वेश्चन ये है, आपने मीडिया क्या कर रहा है, लेकिन दूसरी चीज जो है वो है पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन हमने ये तय किया है कि जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सिविल सोसाइटी से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन तक हम पहुंचेंगे। स्टूडेंट की जो संस्थाएं हैं हम उन तक पहुंचेंगे। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में हमने SFI, AISF, NSUI, फ्रेटर्निटी मूवमेंट ऑफ इंडिया, SIO और जितने भी छात्र मूवमेंट्स हैं उन सब से कांटेक्ट किया है, वो सब हमारा साथ देंगे। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, देखिए हमारा कहना ये कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, जब तक पब्लिक खड़ी नहीं होगी सरकार नहीं सुनेगी। अभी आपने देखा हो श्रीलंका में क्या हुआ। तो हमारा कहना ये कि हम कब तक इंतजार करेंगे, पब्लिक किस बात के किस भरम में बैठी हुई है। हालांकि इससे खराब होने वाली, इससे बेहतर होने वाली नहीं है। आपको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का विश्व गुरु का जो ख्वाब दिखाया जा रहा है वो सिर्फ ख्वाब है। उसको अगर आप उसको साकार होना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो ये समस्याओं को हम पब्लिक से लेकर मैदान में आएंगे। ये हम पॉलिटिकल पार्टी का इंतजार नहीं करेंगे, कोई आए या ना आए, हम जाएंगे। सर आपने कहा कि हम अब डेमोक्रेसी में रहते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट आई है अब हम डेमोक्रेसी में शायद नहीं रह गए, अब हम इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी में घुस चुके हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जहाँ पे सरकार सारे संस्थान को चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल करने लगे, तब हम इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी में घुस जाते हैं, जहाँ पे सरकार को जनता की जरूरत नहीं है। शायद आप इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, चाहे वो कंज्यूमर के खर्चे की बात कर रहे हैं, उनके पॉकेट में पैसा डालना चाहिए, इसकी बात करिए, सब सरकार भी जानती है, वो बात सब जगह पे है, लेकिन दिखाने वाला कोई नहीं है। आप स्टेट दर स्टेट घूम लीजिए, आज के डेट में अगर दिखाने वाले होते तभी सरकार पे प्रेशर बनता है। उस चीज को मैनेज किया जा चुका है। आज राहुल गांधी का यात्रा ले लीजिए, आप चाह रहे हैं धरना दे, चाहे घर घर पहुंचे, जाके जगाए लोगों को, लोग तो जगे हुए, लोग चिल्ला भी रहे, दिखाने वाला कोई नहीं है। नहीं देखिए, असल में एक बात, आपकी बात सही है। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने ये कहा कि हमारा एक बड़ा और दूसरा इशू ये भी है कि हमारा देश में डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है और ऑटोक्रेसी आ रही है। ये एक हकीकत है। तमाम संस्थाएं, जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैं, सब एक हाथ में चले गए हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या RBI हो, जितने भी ऑटोनोमस बॉडीज थी उनकी ऑटोनॉमी खत्म हो गई है। ये एक दूसरी बड़ी समस्या है। लेकिन हमारा कहना ये कि देखिए, कभी भी किसी भी देश के अंदर जब डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, ऑटोक्रेसी आ जाए, तानाशाही आ जाए, तो फिर पब्लिक खड़ी होती है मैदान में। आपने देखा कुछ दिन पहले अरब स्प्रिंग के नाम से 2012 में एक
वेव चली, 2 बड़ी बड़ी हुकूमतें गिर गई, चाहे ट्यूनिस की हुकूमत हो चाहे इजिप्ट की हुकूमत हो। पब्लिक ने किया ना। श्रीलंका के अंदर क्या हुआ? श्रीलंका में वही पब्लिक जो कल तक तमिलियंस के नाम पर, बाद में मुसलमानों के नाम पर वो हेट कैंपेन चला रही थी, जब उसको देखा गया हम तो लूट रहे हैं, सरकार तो हमको लूट रही है, तो जब पब्लिक खड़ी होगी तो सरकार को जाना पड़ा। तो मेरा कहना यह है कि हम हमारे देश में, जाहिर है कि एक बड़ा देश है, अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग इसमें वक्त लगेगा, लेकिन पब्लिक को ये समझ में आ जाना चाहिए कि उनकी समस्याओं में कोई कमी होने वाली नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम के मामले में उलझ के रह जाएंगे, वो हेट कैंपेन के मामले में उलझ के रह जाएंगे, वो इस तरह की चीज़ों में उलझ के रह जाएंगे, ट्रिलियन इकनॉमी और विश्व गुरु बनने के ख्वाब देखते रहेंगे, तो उनका मसला हल होने वाला नहीं। उनकी समस्या है कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी सही से गुजरनी चाहिए, उनकी समस्याएं हल होनी चाहिए, रुपये की कीमत बढ़नी चाहिए और महंगाई खत्म होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, रोज़गार बढ़ने चाहिए। ये उनके असल सवाल हैं। हम समझते हैं कि इस सवालों को लेकर ही मैदान में उनको आना है। पब्लिक आए, यानी लोग, पॉलिटिकल पार्टी आए या ना आए, मीडिया ये काम करे या ना करे, बहरहाल हम अपने भर जो कोशिश हो सकती है हम कोशिश करें। ये कांग्रेस भी यही काम कर रही है, कांग्रेस को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, उनके 2 मेन इशू यही है। देखिए, मैंने आपके आने से पहले ये बात कही थी, हमने आपके आने से पहले ये बात कही कि एक पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा का जो अभियान छेड़ा है और वो घर घर, यानी वो पब्लिक तक पहुंच रहे हैं और पब्लिक का जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आ रहा है, ये जाहिर कर रहा है कि पब्लिक बहुत परेशान है। हमारा कहना ये कि और पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये चीज़ों को लेकर आना चाहिए मैदान में। कांग्रेस को के इस कैंपेन की हमने हिमायत की है, हमने उसकी मुखालफत नहीं की है। आपको नहीं लगता कि भारत जोड़ो के बजाय कुछ दिन के बाद भारत बचाओ यात्रा शुरू होना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से चंद कॉर्पोरेट, यानी कि चंद मतलब गिनती के 2-3 कॉर्पोरेट के हाथ में भारत की संपदा दी जा रही है, आने वाले वक्त में भारत में बचेगा क्या? और अगर मैंने खुद ये बात कही आपसे कि हमारे देश में 1% लोगों के हाथ में कितनी दौलत एक्यूमुलेट हो गई है और सरकार की जितनी यानी अर्थ नीतियां हैं उनको आप उठाकर देखिए कि वो कैसी स्कीम बन रही है। करोड़ों रुपए का लोन मिल जाता है अडानी को और फिर कई करोड़ रुपए का लोन वेव हो जाता है। पब्लिक को, किसानों को आप 1-2 लाख रुपए देते हैं तो उनसे लेने के लिए आप उनके सर पर छुरा लेके खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े कारपोरेट्स हैं उनको आप लोन वेव कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा लेके भाग जाते हैं देश से, उनको लाने की कोई कोशिश नहीं होती है। आपने जो 2014 में आए थे तो आपने कहा था कि जो स्विट्जरलैंड में हमारा पैसा पड़ा हुआ है हम वहां से लाएंगे और 15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, अब वो आप भूल गए उसको। तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, सरकार ने बहुत सारे ख्वाब दिखाए थे 2014 में, लेकिन अब उन पर कोई बात नहीं होती है। हम चाहते हैं कि आप असल मुद्दों में बात कीजिए, हिंदू मुस्लिम और ये सब चीजें बंद करिए। असल सवाल जो देश के सामने हैं, जो हर आदमी को हिट कर रहे हैं, उन सवालों का जवाब दीजिए। सर, पार्टी ऑफ इंडिया जो जगाने जा रही है, जो काम करने जा रही है, उसके एवज में क्या उम्मीद करें कि वो पावर में आ जाए? ऐसा आप लोगों का? देखिए, पावर में हम आज आएंगे या कल आएंगे, हमारा इससे कंसर्न नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ पावर की लड़ाई लड़ेगी तो वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी। देखिए, हमने केरला में आज से 5 साल पहले, नहीं, आज से जब यूडीएफ की सरकार थी केरला में, हमने एक पब्लिक का इशू उठाया। हमने कहा कि केरला के अंदर कई लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, घर के लिए जमीन नहीं है। हम लोगों ने लैंड फॉर लैंडलेस के नाम से एक कैंपेन शुरू की, कासरगोड से लेकर त्रिवेंद्रम तक 3.5 लाख लोग उस कैंपेन से जुड़े। और जब वो कैंपेन चरम सीमा पहुंच गई, पब्लिक मैदान में खड़ी हो गई, तो सरकार ने असेंबली के अंदर एक बिल पेश किया कि हम हर उस आदमी को जो बीपीएल से नीचे हैं 3 सेंट जमीन देंगे, और वो बिल पास हो गया। उसके बाद जब सरकार ने जमीन नहीं दी तो हमने जो लोग अफेक्टेड लोग थे, जो लोग प्रभावित थे, उनको लिया के बिठा दिया सरकारी जमीन पर, या तो ये आप दीजिए या ये यहीं बैठेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे पास कोई एमएलए नहीं था केरला में, कोई एमपी नहीं था, लेकिन हमने एक स्कीम खड़ी की, सरकार को दबाव में डाला और उसको वो उनका फायदा उन तक पहुंचाया। तो हमारा कहना ये कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का रोल यही होता है, चाहे वो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे या सरकार में हो या ना हो, उसका काम यह है कि पब्लिक की समस्याओं को लेकर मैदान में खड़ी हो और उन समस्याओं के समाधान के लिए काम करे।
सर पूरी बातचीत में एक चीज क्लियर नहीं हुई है कि आपके कैंपेन का फॉर्मेट क्या होगा, क्या आप ट्रेडिशनल आंदोलन के तरीके से जाएंगे या फिर वो चेन ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होगा, वो होगा क्या, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या होगा पूरे? देखिए, मैंने आपसे बताया कि हमने डिफरेंट टाइप की चीज़ें की हैं। हमने अनएम्प्लॉयमेंट योजना के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोग्राम रखे हैं। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो संस्थाएं काम करती है, जो स्टूडेंट्स मूवमेंट है, स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन से उनसे हम संपर्क कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं। उनके साथ हम पब्लिक में भी आएंगे और इंस्टीट्यूशन में भी जाएंगे। उसके बाद हमने ये कहा कि हम जो लोग उज्ज्वला योजना में जो लोग लगे थे, जिनको कहा कि हमने 8 करोड़ लोगों को पहुंचा दिया, हम उनके घर घर जा रहे हैं। उनसे एक बात ये जानने की कोशिश करें क्या आपको मिल गया। अगर उनको नहीं मिला तो वो हमारे इसमें साइन कर देगा, और मिल गया है लेकिन हम रिफिल नहीं कर सकते, हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है, तो हम ये कह रहे हैं, वो ये कहते हैं हमको डिस्काउंट, उनके सिग्नेचर लेकर हम पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को भेजेंगे। दूसरी बात हमने ये कही कि जो ये अन्ना योजना है प्रधानमंत्री की, उसके लिए भी जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए उनको पहुंचा या नहीं पहुंचा, उन तक भी हम जा रहे हैं। उनसे भी हम सिग्नेचर लेके पोस्ट कार्ड हम भेजेंगे उस मिनिस्ट्री के पास में। इसके बाद हमने ये तय किया है कि ये जो लेबर से मुताल्लिक मामला हैं, हमारी एक ट्रेड यूनियन है, इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के नाम से, FITU, फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, इसके जरिए से हम वो मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक स्टूडेंट्स की संस्था है, इसका नाम है फेडरेटिव मूवमेंट ऑफ इंडिया, इसके जरिए से हम रोजगार के सिलसिले में काम कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने ये तय किया है कि सबसे आखिर में हर स्टेट में 31 अक्टूबर को एक रैली निकलेगी जो पूरे इशू को लेकर चलेगी साथ, और लास्ट में हम विंटर सेशन के मौके पर यहाँ पार्लियामेंट मार्च करेंगे। ये सब काम है जो हम कर रहे हैं, और पार्लियामेंट मार्च में भी हम यहाँ पे अच्छे खासे लोगों को जमा करेंगे, वो पूरे देश से आएंगे लोग यहाँ पे। वो अभी हम तो इसका इंतजार कर रहे हैं कि पहले विंटर सेशन अनाउंस हो जाए। विंटर सेशन अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, डेट अनाउंस नहीं हुई है। सर, आपने बहुत अच्छा मुद्दा पकड़ा है, मुद्दा गर्म भी करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे भी, लोगों को जोड़ेंगे भी, समस्या की गंभीरता को लोगों को बताएंगे भी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि समस्या तो सब बताते हैं, नीतियां सरकार की खराब है, इस पर आप सवाल उठाएं, अच्छी बात है। आप क्या समाधान देंगे? क्या आपके पास उन रैलियों में, उन जलसों के अंदर कुछ समाधान भी है कि ये किया जाए जिससे, तो वो भी बताएंगे क्या, या सिर्फ मुद्दा उठाएंगे और लोगों को लामबंद करके वोट की राजनीति करेंगे? ये पूछना। मैंने आपसे बताया कि हमने क्या क्या डिमांड्स की है। हमने पहली डिमांड ये की है कि पेट्रोलियम को GST से बाहर किया जाए, सॉरी GST के अंदर लाया जाए, और वो टैक्स जो आप लेते हैं, अंधाधुंध टैक्स लेते हैं, वो सिलसिला बंद होना चाहिए। हमने ये बात कही है कि रोजगार को एक फंडामेंटल राइट के तौर पे तस्लीम किया जाए और आर्टिकल 21 के तहत उसको लाया जाए। हमने ये बात कही कि ये जो योजना है आपकी उज्ज्वला योजना है, उसको इंश्योर किया जाए कि वो हर आदमी तक पहुंच जाए, और ये बात भी कही है कि उनको रिफिल के लिए डिस्काउंट दिया जाए। यानी वो अगर आपने सिर्फ सिलेंडर पहुंचा दिया लेकिन ऊपर में रिफिल करने की पैसा नहीं है, तो पड़े हुए लोगों के पास, हमने उसका भी बात कही है। हमने ये बात भी कही है कि ये जो लोगों के पास पैसा नहीं है जेब में खर्च करने के लिए, उससे इकोनॉमी नीचे आ रही है। हमारे बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग मॉल, दुकानें में सामान रखा हुआ है, लेने वाले नहीं है, तो खरीदार उस वक्त होगा जब उसके पास पैसा होगा जेब में। तो हमने ये कहा है कि आप पैसा प्रोवाइड कीजिए लोगों को, ताकि मार्केट भी उसमें जान आए। तो ये सब चीजें हम कह रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारी बातें हमने कही है जो सरकार से हमारे मुतालबे हैं, और पब्लिक के जरिए से उसको मनवाने की कोशिश करें। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन और एक छोटा सा क्वेश्चन और है, आपका जो सॉफ्ट कॉर्नर है कांग्रेस की तरफ, हमारा सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। हमारा सॉफ्ट कॉर्नर हर उस पार्टी के लिए है जो पार्टी पब्लिक के मुद्दे लेकर मैदान में है। मेरा सवाल यही है कि क्या आप भविष्य में किसी पार्टी से गठबंधन या कुछ ऐसा तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अकेला लड़ना बड़ा मुश्किल है, सत्ता में आने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। तो क्या ऐसी कोई मोर्चा बनाने की कोशिश, ऐसा कोई सब पार्टी? देखिए, हम वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, ये कोशिश हमने पिछली बार वेस्ट बंगाल में भी की थी, और एक अंडरस्टैंडिंग हमारी कांग्रेस और
लेफ्ट पार्टी से वहाँ हुई थी। उसके बाद हमने इसी तरह की कोशिश केरला में भी की थी इलेक्शन के मौके पर। हमारी कोशिश ये होगी, देखिए समस्या ये है कि हम महसूस कर रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो सरकार पब्लिक के इशू पे बात नहीं कर रही है, पब्लिक के इशू को हल करने की कोशिश नहीं कर रही है, और उसके मुकाबले में हमारे देश में ऑटोक्रेसी आ रही है, फासीवाद आ रहा है। तो हमारा कहना ये कि हमारी कोशिश ये होगी 2024 केस में कि हम जितनी सेकुलर पार्टीज हैं, चाहे छोटी बड़ी हो, उन पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की हमारी कोशिश होगी। पिछले दिनों यहाँ पे सिविल सोसाइटी मूवमेंट ने एक बड़ा प्रोग्राम किया था जिसमें कांग्रेस भी थी, सीपीएम भी थी, सीपीआई भी थी, समाजवादी पार्टी भी थी, बहुजन समाज पार्टी भी थी, टीआरएस भी थी और हम भी थे। तो मैंने वहाँ पे यही बात कही थी कि ये जो लोग बात कर रहे हैं कि हम दो फ्रंट बनाएंगे, कुछ कह रहे हैं कि कांग्रेस को मिलाकर हम फ्रंट बनाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं हम बीजेपी मुक्त और कांग्रेस मुक्त फ्रंट बनाएंगे। मैंने कहा अगर आपने ये किया तो फिर आप 2024 में नहीं आएंगे, बीजेपी ही बाकी रहेगी। एक ही फ्रंट होना चाहिए बीजेपी के मुकाबले में जिसमें तमाम सेकुलर पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आए। गुजरात और हिमाचल के चुनाव पर भी कोई योजना है? गुजरात में हमारी पार्टी कम है, लेकिन हमारा काम चल रहा है वहां पर। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी सेकुलर पार्टियां वो लामबंद हो। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि 2014 से पहले ये सारे मुद्दे बीजेपी के लिए थे, महंगाई हो यानी कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ये सब चीजें उनके भी थे। सत्ता में आए, जनता ने इतने जुमले और झूठ झेल लिए हैं कि जनता का पॉलिटिकल पार्टी पे विश्वास ही नहीं रहता आज के। सही है। हो सकता है आपका इंटेंशन सही हो, लेकिन जनता आप कैसे ट्रस्ट करेगी कि आप ही वोट के लिए कर रहे होंगे? उनको कैसे कन्विंस करेंगे? देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी बता दीजिए जो वोट की राजनीति नहीं करती, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करते। देखिए हमारा कहना सिर्फ यही है कि जनता ने बहुत उसके साथ विश्वासघात हुआ है, लेकिन ये जो देखिए असल इशू ये है कि ये तो देखिए डेमोक्रेसी के अंदर ये तो सिलसिला चलता ही रहता है कि आप किसी एक पार्टी को लाते हैं पावर में, उससे नाराज होकर दूसरी को लाते हैं, उससे नाराज तीसरी को लाते हैं पावर में, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हमारा कहना ये है कि जो पॉलिटिकल